Dear students, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल न्यू फाउंडेशन क्लासेस। आज हम लोग एक चैप्टर की शुरुआत करेंगे जिसका नाम है मोशन, नाइन्थ का चैप्टर। और बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है क्योंकि इस पर हमारी आगे की फिज़िक्स डिपेंड करेगी, जो भी हम लोग आगे पढ़ेंगे इन फर्दर क्लासेस। तो ये चैप्टर आपकी समझ में आना बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं मोशन। ठीक है, देखिए चैप्टर है मोशन। देखिए मोशन क्या है, हम लोग अपने डेली बेसिस में हम देखते हैं अपने आसपास चीज़ों को चलते हुए, एक जगह से दूसरी जगह जाते हुए, जैसे कार्स हो गई, बसेस हो गई, ट्रेन्स हो गई और प्लेन्स हो गए। मतलब ईच एंड एवरीथिंग विच आई हैव सीन अराउंड अस आर मूविंग। ठीक है, तो हम सिंपल अगर साधारण शब्दों में कहें तो वो सभी क्या है, मोशन है। मतलब इन मोशन कंडीशन है। ठीक है, लेकिन मोशन एक, ये तो बहुत छोटी सी एक डेफिनेशन हो गई, सिंपल सिंपल वर्ड में कहें। लेकिन एक्चुअली क्या है कि वर्ल्ड में हम अपने अगर पूरे ब्रह्मांड में देखें, अपने पूरे यूनिवर्स में देखें, तो कोई भी चीज़ जो है वो स्टैटिक नहीं है, सभी कुछ मोशन में है। आपको पता ही है कि अगर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करें तो दे आर इन मोशन। जैसे हम लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं और यहाँ से वहाँ आप मूव करते हैं, तो ये हम लोग मोशन में हैं। इसी तरह से प्लांट्स भी मोशन करते हैं। आपको पता है कि उनके पत्ते हिलते हैं, हवा चलती तो पत्ते हिलते हैं। या आपने देखा होगा पेड़ जो हैं वो जिधर सन होता है उधर उस तरफ उनकी ग्रोथ ऑटोमेटिकली, उनकी जो ब्रांच, नंबर ऑफ ब्रांच है उस साइड में ज़्यादा होती है जिधर से सनराइज और सन सेट हो रहा होता है। ठीक है, उस डायरेक्शंस में ज़्यादा होती है। और अगर हम इंटरनली भी देखें तो हमारी बॉडी के अंदर मूवमेंट होते रहते हैं। जैसे कि हमें पता है कि ब्लड का मूवमेंट हमारी बॉडी में हो रहा होता है। ठीक है, सेल्स का, न्यू सेल्स का बनना, पुरानी सेल्स का हटना, सभी कुछ मोशन में ही आ जाता है एक तरीके से देखें तो। और प्लांट्स में भी हम देखते हैं कि जो भी मतलब हमें पता है कि वाटर का मूवमेंट होता है फ्रॉम रूट्स टू टॉप, है ना। वाटर का मूवमेंट होता है, इसी तरह फूड का ट्रांसलोकेशन होता है, लीव्स में फूड बनता है और फिर अदर पार्ट्स में पहुंचता है। तो ये सभी जो है वो इज़ अ काइंड ऑफ मोशन। हमें पता है कि जैसे हम बात करें कि नॉन लिविंग थिंग्स की, तो नॉन लिविंग थिंग्स हम वी ऑल नो दैट कि वो सभी क्या, उन सभी में पाया जाता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। और प्रोटॉन जो है वो आउटर, इलेक्ट्रॉन जो है वो आउटर सर्कल में, आउटर शेल्स में कंटिन्यूसली मूव करता रहता है। तो ये सारी चीज़ें फिर मोशन, मतलब सभी जगह कुछ ना कुछ मोशन हो रहा है। यूनिवर्स में भी आपको पता है कि सन है, सन की सब तरफ जो है वो प्लैनेट्स राउंड राउंड घूम रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है, तो मोशन, लेकिन हम लोग यहाँ पर जिस मोशन की बात करेंगे वो मोशन होगा बेसिकली रेक्टिलिनियर मोशन या फिर स्ट्रेट लाइन मोशन की बात करेंगे। ठीक है, अब मोशन होता क्या है एक्चुअली, अगर हम मोशन को डिफाइन करें तो कुछ इस तरह से है कि अ बॉडी, इफ एन ऑब्जेक्ट चेंज their position with respect to time is called as in motion। मतलब अगर टाइम के चेंज होने के साथ ही कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है तो हम कहेंगे कि ही इज़ इन मोशन। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल कि मान लीजिए एक टाइम पीरियड पे, मान लीजिए हम 4th सेकेंड ले लेते हैं, किसी भी मोशन के स्टार्ट होने पर एक ऑब्जेक्ट ए पर थी और हमने जब 10th सेकेंड में देखा तो वो इस जगह पर आ चुकी है, तो हम कहेंगे ही शी, मतलब दैट इज़ इन मोशन। ठीक है, वो ऑब्जेक्ट जो है मोशन की कंडीशन में, यानी उसने क्या किया, टाइम के चेंज होने के साथ ही उसने अपनी पोजीशन को बदल लिया। तो अगर पोजीशन चेंज हो रही तो हम कहेंगे कि एन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन। ठीक है, वो मोशन में है। अगर ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मान लीजिए 10 सेकेंड, पहले सेकेंड में यहाँ पे थी, फर्स्ट सेकेंड में, और इसी ए पॉइंट पर ही वो रही, चाहे वो सेकेंड जो है चेंज हो गए हैं, अभी वो 3 सेकेंड के बाद भी देखते हैं या 10 सेकेंड, तो वो अपनी जगह पर ही है। तो इसका मतलब क्या है कि द ऑब्जेक्ट इज नॉट इन मोशन, वो क्या है, स्टैटिक कंडीशन में, रुकी अवस्था में। ठीक है, अब बात करेंगे कि भाई जब बात हो गई कि चेंज इन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, अगर पोजीशन चेंज हो रही तो हम कहेंगे वो ऑब्जेक्ट मोशन की कंडीशन में है। अच्छा, अब बात होती पॉइंट ऑफ रेफरेंस की। एक एक टर्म आता है पॉइंट ऑफ रेफरेंस, पॉइंट ऑफ रेफरेंस।
पॉइंट ऑफ रेफरेंस, देखो पॉइंट ऑफ रेफरेंस क्या है, जैसे मान लीजिए ये एक प्लेटफॉर्म है और ये एक ट्रैक है, ठीक है। यहाँ पे कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है, कोई पर्सन खड़ा हुआ है, और यहाँ पे एक ट्रेन खड़ी हुई है, मतलब एक रफ ट्रेन बना दे रहा हूँ मैं। अब यहाँ पे एक व्यक्ति इधर बैठा हुआ है और एक व्यक्ति इधर बैठा हुआ है सपोज, ठीक है ना। अब ट्रेन चल देती है, पॉइंट ऑफ रेफरेंस का मतलब समझ लीजिए मोशन इन विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ऑफ रेफरेंस, ठीक है। तो देखिए जब जो ट्रेन चलेगी, मान लीजिए मूविंग कंडीशन में आ गई, तो अगर ये व्यक्ति इसको देखेगा, ये ए है और ये बी है, तो ये जो बाहर है सी है, तो सी जब बी को देख रहा होगा या सी जब ए को देख रहा होगा, तो दे आर इन मोशन विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट सी, यानी सी जो विद रिस्पेक्ट टू पर्सन सी, अगर सी जो है ए या बी किसी को देखेगा तो वो मूव हो रहा है, क्योंकि उसकी पोजीशन चेंज हो रही होगी, ट्रेन चल दी है, तो जाहिर सी बात है कि अभी कुछ देर बाद यहाँ पे आ जाएगी, कुछ देर बाद यहाँ पे आ जाएगी, यानी वो टाइम के साथ ही वो पोजीशन को चेंज कर रहा है। तो जब ऐसा हो रहा होता है तब हम कहेंगे कि ये जो है विद रिस्पेक्ट टू सी जो है ये मोशन की कंडीशन में। लेकिन अगर हम ए और बी को आपस में देखें, ए और बी को आपस में देखेंगे, यानी ए वाला बी को और बी वाला ए को देखेगा, तो हम ये पाएंगे कि दे आर नॉट इन मोशन, दे आर इन रेस्ट। क्यों रेस्ट में है? क्योंकि भाई ना तो ये ए अपनी पोजीशन चेंज कर रहा होगा विद रिस्पेक्ट टू बी, और ना ही बी अपनी पोजीशन चेंज करेगा विद रिस्पेक्ट टू ए, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम सी के पॉइंट ऑफ रेफरेंस से देखेंगे तो बी और ए दोनों ही मोशन में हैं, लेकिन अगर हम बी के पॉइंट ऑफ रेफरेंस से देखेंगे ए को, तो वो मोशन में नहीं, वो स्टैटिक है। और इसी तरह से जब ए के रिस्पेक्ट में बी को देखेंगे तो वो भी इन रेस्ट है, ठीक है। तो ये बात हो गई पॉइंट ऑफ रेफरेंस की। तो मोशन के लिए हमें ये जरूरी है पता होना चाहिए कि पॉइंट ऑफ रेफरेंस क्या है, ठीक है। पॉइंट ऑफ रेफरेंस, अगर पॉइंट ऑफ रेफरेंस के अकॉर्डिंग ही हम कहेंगे कि कोई चीज़ मोशन में है या स्टैटिक कंडीशन में, ठीक है। अब हम नेक्स्ट मूव पे आएंगे। अब देखिए इसको हम आगे बढ़ाते हैं, मोशन का को और डिटेल में चलते हैं। तो उसमें दो टर्म आपको मिलेंगे, एक आएगा डिस्टेंस और एक आएगा डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब ये दोनों ही टर्म में जो बदलाव है, जो अंतर है, वो हम आपको क्लियर करके बताएंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए टू स्टूडेंट हैं, एक ए है और एक बी है, और दोनों को ही अपने, ये घर है दोनों का, मान लीजिए ये स्कूल है और ये है घर यानी होम, ठीक है। दोनों ही भाई हैं, मान लेते हैं हम दोनों ही भाई हैं, होम और स्कूल। अब देखिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में, एक सीधा साधा बच्चा है, बी एक शरारती बच्चा है, ठीक है। ए क्या करेगा, होम में जाना है, और इसके घर का रास्ता जो है बिल्कुल सीधा भी है और घूम फिर के भी है। तो हम बात करेंगे अगर ए से बी तक जाने में, सॉरी, अगर उसको स्कूल से होम तक जाने में ए जाता है इस तरह से, और जबकि बी क्या करता है, बी ऐसे घूम के जा रहा है मस्ती करते हुए, दोस्तों से मिलते हुए, खाते पीते, और समोसे भी खाना है, या समोसे की दुकान थी समोसा, और यहाँ पे उसने मोमोज़ भी खाए हैं भैया, मोमो भी खाने हैं। तो ये सब खाते पीते जब वो जा रहा था, तो उसने खूब लंबा पाथ तय किया, लंबी दूरी तय करके गया, ठीक है। तो अब हम यहाँ से एक डिफरेंस देख सकते हैं कि जो बी से, मतलब स्कूल से और होम तक बी जो गया है, वो एक अदर पाथ से गया जो कि स्ट्रेट नहीं है, घूमा फिरा हुआ पाथ है, हम स्ट्रेट नहीं कहेंगे इसको। जबकि यहाँ पे क्या है कि वो एक स्ट्रेट पाथ उसने पिक किया है, बिल्कुल शॉर्टेस्ट पाथ। अगर हम किसी चीज़ की शॉर्टेस्ट दूरी देखें तो वो एक स्ट्रेट लाइन ही होती है, जैसे सी और डी है, तो हम इसे किस तरह से, शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा भैया, यहाँ से यहाँ तक की सबसे छोटी दूरी क्या होगी, स्ट्रेट लाइन, दैट सिंपल, राइट, स्ट्रेट लाइन होगी। तो हम ये बात करेंगे कि ए से बी, मतलब स्कूल से और होम तक जाने में ए ने क्या पकड़ा, स्ट्रेट पाथ पकड़ा, जबकि इसने क्या किया, इस तरह से गया, ठीक है। अभी कुछ चीज़ें समझ लीजिए। अब मान लीजिए कोई रास्ता और नहीं था, सपोज एक ही रास्ता है जो कि सीधा है, तो बी की मजबूरी है, वो क्या करेगा, इसी रास्ते से जाएगा, कोई और चारा ही नहीं उसके पास, क्योंकि और रास्ते हैं ही नहीं, एक गली से दूसरी गली के छोर तक जाना है, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक ही रास्ता अपनाना पड़ेगा, तो वो सीधे ही जाना है उसको। अब देखिए पहले तो हम ये समझेंगे कि डिस्टेंस क्या है, तो लिखेंगे डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस इज टोटल पाथ कवर्ड बाय अ मूविंग बॉडी
इन फिक्स्ड टाइम इंटरवल। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें डिस्टेंस की, तो टोटल पाथ कवर्ड, मतलब यहाँ से यहाँ तक जितना उसने डिस्टेंस को तय किया है, या उसे क्या कहेंगे, टोटल पाथ कवर। जो डिस्टेंस कवर करी वो क्या है, टोटल पाथ है। जैसे यहाँ से यहाँ घूम घाम के गया। जबकि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट क्या है, देखिएगा। अभी मैं इसे और अच्छे से समझाऊंगा। जैसे अभी आप थोड़ा सा समझ लो, अभी फिर उसके बाद और बताता हूँ। तो देखिए, ये तो हो गया डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स। ठीक है, मतलब सबसे छोटा जो पार्ट होगा वो क्या होगा, शॉर्टेस्ट पाथ होगा, वही डिस्प्लेसमेंट है। जबकि डिस्टेंस क्या है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी। अब देखिए, इसे शॉर्टेस्ट कह सकते हैं, लेकिन डिस्टेंस को हम लॉन्गेस्ट नहीं कह सकते, क्योंकि लॉन्गेस्ट की तो कोई लिमिट ही नहीं है ना। मान लीजिए कहीं से कहीं तक आपको जाना, तो बहुत सारे रास्ते होते हैं जाने के। आप कहीं से घूम के जाएँ, सब तरफ से डिस्टेंस आपको अलग अलग पड़ेगी, लेकिन डिस्प्लेसमेंट एक फिक्स होगी, जो कि शॉर्टेस्ट पाथ होगा, एक स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक है, तो अब हम लोग इसको जरा समझ लेते हैं और डिटेल में, और ये जानेंगे कि दोनों के बीच में अंतर क्या है। बहुत ही बढ़िया, आप समझते हुए चलेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए, यहाँ लिख लेते हैं डिस्प्लेसमेंट, यहाँ लिख लेते हैं डिस्टेंस। ठीक है, अब हम इसके बीच में आपको डिफरेंस बताते हैं। फर्स्ट डिफरेंस देखिए, डिस्प्लेसमेंट जो है वो एक क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। अभी मैं वेक्टर भी बताता हूँ, वेक्टर क्वांटिटी। जबकि डिस्टेंस क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। मैं पहले लिख लूँ फिर आपको समझाऊंगा। स्केलर क्वांटिटी। दूसरा पॉइंट, दिस इज द शॉर्टेस्ट पाथ। ये क्या है, टोटल पाथ। ठीक है, यानी मतलब लॉन्गेस्ट कह सकते हैं, या अदर देन शॉर्टेस्ट पाथ, ये भी ले सकते हैं। अब देखिए, डिस्टेंस सॉरी डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज शॉर्टर देन और इक्वल टू डिस्टेंस। या यूँ कहें कि जो डिस्टेंस होगी, या तो वो शॉर्टर होगी या इक्वल होगी, ग्रेटर नहीं हो सकती। जबकि डिस्टेंस क्या होगी, आप समझ ही गए होगे कि डिस्टेंस ग्रेटर हो सकती या इक्वल हो सकती डिस्प्लेसमेंट के। मतलब ये तो दोनों टर्म एक ही हो गए, एक तरीके से पलट के लिख दिया। वो सॉरी, आप समझाने के लिए थोड़ा सा भावनाओं में बह गया ज़्यादा समझाने के चक्कर में, लेकिन आप समझ तो गए। आपको सिर्फ 3-4 पॉइंट याद रखने होंगे, वो मैं अभी बता दूंगा क्या क्या। ठीक है, तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट ये हो गया। अच्छा, डिस्टेंस जो है, डिस्प्लेसमेंट मे बी ज़ीरो। ठीक है, ज़ीरो होगी, लेकिन जो डिस्टेंस है नेवर बी ज़ीरो। डिस्टेंस नेवर बी ज़ीरो। ठीक है, अच्छा, एक ये भी लिख देते हैं कि डिस्प्लेसमेंट इज स्ट्रेट पाथ। स्ट्रेट पाथ। ठीक है, जबकि ये जो है स्ट्रेट नहीं होता, ये कैसा होता, कर्विकल होता है, स्ट्रेट नहीं होता। अब देखिए, कुछ बातें समझिए। पहला, वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटीज। देखिए, वेक्टर और स्केलर क्वांटिटीज क्या होती हैं, वो क्वांटिटीज जिनमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बोथ आर रिक्वायर्ड टू रिप्रेजेंट आर कॉल्ड एज वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, जबकि स्केलर क्वांटिटीज वो होती हैं जिनमें हमें टाइम मतलब सॉरी डायरेक्शन की जरूरत नहीं, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है। जैसे मैं इसे और समझाऊं, जैसे अगर इसकी डेफिनेशन पूछो तो वेक्टर क्वांटिटीज आर दैट क्वांटिटीज विच रिक्वायर्ड मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, वेयर एज द डिस्टेंस इज सॉरी स्केलर क्वांटिटीज आर दैट विच only have magnitude and does not required any direction। ठीक है, जैसे हमें पता है, जैसे मान लीजिए कुछ एग्जांपल वेक्टर क्वांटिटीज़ के देता हूँ मैं, इसे हटाऊंगा।
क्योंकि थोड़ा बोर्ड छोटा पड़ रहा है, लेकिन खैर इसी में एडजस्ट करना होगा। देखिए वेक्टर क्वांटिटीज़, जैसे वेक्टर क्वांटिटीज़ कौन सी होती हैं? जिसमें डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड का मतलब हुआ कि कोई नंबर, जैसे नंबर के थ्रू भी उसको नंबर, जैसे मान लो एक एग्जांपल देता हूँ कि जैसे मैं कहूँ कि द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम ए टू बी, ठीक है, इज 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर ज़्यादा हो गया, 3 मीटर, ठीक है। मान लीजिए ए से बी तक डिस्प्लेसमेंट क्या है? 3 मीटर। तो 3 यहाँ पे क्या है? देखिए 3 यहाँ पर क्या है? एक मैग्नीट्यूड है। 3 क्या है यहाँ पर? मैग्नीट्यूड है। तो ये तो ज़रूरी ही है, साथ ही डायरेक्शन भी रिक्वायर्ड है, यानी ये बताना पड़ेगा आपको कि इन विच डायरेक्शन, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, ये सब आपको बताना पड़ेगा कि उसकी मूवमेंट किधर की तरफ हुई है, तभी आप डिस्प्लेसमेंट को सही से डिफाइन कर पाओगे, ठीक है। तो इसके कुछ एग्जांपल हो गए, जैसे डिस्प्लेसमेंट हो गया, फोर्स हो गया, ठीक है, और ये हो गया मतलब करंट हो गई, ये सभी जो है वेक्टर क्वांटिटीज़ के एग्जांपल हैं। करंट, ठीक है, एक्सेट्रा, एक्सेलरेशन, ठीक है, ये सभी क्या है? वेक्टर क्वांटिटीज़ के एग्जांपल हैं। जबकि स्केलर क्वांटिटीज़ में सिर्फ और सिर्फ हमें मैग्नीट्यूड चाहिए होता है, नो डायरेक्शन रिक्वायर्ड। जैसे कि अभी यही है डिस्टेंस, ठीक है, स्पीड, वर्क, एनर्जी और टाइम, ठीक है। और भी बहुत सारे हैं, मतलब आपको उसकी ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, तो उसको बताने की भी आवश्यकता नहीं, लेकिन मोस्टली जो मतलब आपको ये समझ में आना चाहिए कि वेक्टर स्केलर क्या होते हैं। अब याद रखने का तरीका मैं ऐसे बता देता हूँ कि वेक्टर मतलब कहीं डायरेक्शन बताने के लिए हम क्या बनाते हैं? ये बनाते हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए आगे v दिखाई दे रहा है, तो बस v फॉर वेक्टर, v फॉर डायरेक्शन, यानी जिधर वेक्टर होगा डायरेक्शन होगी उधर ही, मतलब जहाँ डायरेक्शन दिया होगा इसका मतलब वेक्टर क्वांटिटी है। इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका ये है कि जैसे मान लीजिए वेलोसिटी, तो वेलोसिटी को v से रिप्रेजेंट करते हैं, इसके ऊपर ये लगा होगा। अगर इस तरीके का आपको मिलता है तो आप समझ जाइए कि ये वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, अदरवाइज स्केलर क्वांटिटी है। ऑलराइट, ठीक। दूसरा देखेंगे तो पहला तो क्लियर हो गया, डिस्प्लेसमेंट जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी, जबकि ये एक स्केलर क्वांटिटी है। दिस इज अ शॉर्टेस्ट पाथ, बट ये शॉर्टेस्ट नहीं होता, ये शॉर्टेस्ट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, ठीक है। तो दिस इज मे बी शॉर्टेस्ट और नॉट। देखिए कब ये शॉर्टेस्ट है, मतलब ये तो शॉर्टेस्ट ही होगा, तो सबसे छोटा होगा ही होगा, लेकिन ये शॉर्टेस्ट है या नहीं डिपेंड करेगा कंडीशन पे। मैंने बताया था कि जैसे ए और बी दो, मतलब सॉरी मतलब चलो ये दो पॉइंट ले लेते हैं, ए और बी, ठीक है। तो अभी आप यहाँ से यहाँ तक गए, स्ट्रेट लाइन गए, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जो है, डिस्प्लेसमेंट भी यही होगा और डिस्टेंस भी यही होगी। लेकिन अगर आप यहाँ से यहाँ दोबारा में यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, तो अब ये डिस्प्लेसमेंट हो गई, ये क्या कहलाएगी? डिस्टेंस कहलाएगी। बात को समझे? तो इस केस में जो पहला वाला केस है, वेयर देयर इज नो अदर पाथ टू रीच ए टू बी, तो ये क्या होगा? यहाँ पर आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होगा। इस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम है, ठीक है। लेकिन दूसरे केस में क्या है? केस फर्स्ट कि जब ए से बी तक जो है वो स्ट्रेट भी जा सकते हैं, ए से बी तक इधर भी जा रहे हैं घूम के, तो इस केस में ये क्या है? ये डिस्टेंस हो गई और फिर ये डिस्प्लेसमेंट हो गई। तो देखो ये डिस्टेंस तो हर बार में वही है, शॉर्टेस्ट ही पाथ है, लेकिन डिस्टेंस क्या हो गई? चेंज होती जा रही है। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू डिस्टेंस, यानी अगर हम जरा भी थोड़ा भी पाथ को, मतलब हम थोड़ा भी पाथ को अगर डेविएट करेंगे, जैसे ये तो स्ट्रेट हो गया, और इतना सा भी अगर हमने पाथ को डेविएट कर दिया, देखिए इतना सा भी, तो क्या होगा? जाहिर सी बात है ये थोड़ा सा बड़ा ही तो होगा। जैसे डेविएशन जो होगा, जैसे मान लो ये है, तो दिस इज ग्रेटर देन दिस, तो डिस्टेंस ऑलवेज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट, यानी डिस्टेंस जो है हमेशा डिस्प्लेसमेंट से बड़ी होगी या फिर इक्वल होगी। इक्वल कब होगी? जब ये कोई पाथ ही नहीं है, दो सिर्फ स्ट्रेट लाइन ही एक पाथ है, तो चाहे इसको डिस्प्लेसमेंट भी यही होगा और डिस्टेंस भी यही होगी, यानी डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। अब डिस्प्लेसमेंट में भी जीरो, देखो किस केस में जीरो हो सकता है? देखिए जीरो किस कंडीशन में होगा? कोई ऑब्जेक्ट अगर ए से स्टार्ट की और वापस ए पर आ गई,
ठीक है, तो इस केस में क्या है, डिस्प्लेसमेंट जो है, डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 0 हो गया। लेकिन डिस्टेंस क्या होगी, डिस्टेंस तो भाई उसने चल दी, डिस्टेंस कितनी चल दी, 2πr, 2πr यानी उसके सरकमफेरेंस के बराबर उसने डिस्टेंस को चल दिया, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या था, 0 था। ऑलराइट, एक ऑब्जेक्ट ए से जाता है बी पर और बी से वापस ए पर, ओके, तो ए से बी गया, बी से ए गया, मान लो 2 मीटर और 2 मीटर, तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। देखिए एक चीज़ और ध्यान दीजिए यहाँ पे, समझिए, डिस्प्लेसमेंट जो होता है उसका मैग्नीट्यूड कैसे 0 आता है ये आप समझिए, बिकॉज इट इज़ डिपेंड ऑन डायरेक्शन। तो देखिए जब भी हम डायरेक्शन की बात करेंगे तो आपको पता है कार्टेशियन प्लेन पर इधर की तरफ की डिस्टेंस प्लस होती है, इधर की माइनस, इधर प्लस होती है और इधर होती है माइनस। तो मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट ए से बी पर गया, यानी +2 मीटर चला, वो नेट डिस्टेंस, नेट डिस्प्लेसमेंट में निकाल रहा हूँ, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो यहाँ से वो इधर तक क्या, तो +2 हो गया, और फिर वो वापस आ रहा था। आपको पता है कार्टेशियन प्लेस में जब हम इधर की इस साइड में डायरेक्शन में आएंगे, उल्टी साइड में, तो क्या होगा, -2 हो जाएगा, क्योंकि अभी वो माइनस चल के आया, तो नेट क्या मैग्नीट्यूड आया, 0 आया, ठीक है। लेकिन अगर हम डिस्टेंस की बात करेंगे तो डिस्टेंस उसने कितनी चली, डिस्टेंस का तो डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है, यानी 2 + 2 = 0, सॉरी 2 + 2 = 4 मीटर, मीटर दोनों की यूनिट सेम है, क्लियर। जैसे एक और एग्जांपल देता हूँ, देखिए डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट इसलिए मैं ज़्यादा और अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ जिससे आपको कभी गलती ना हो और आप हमेशा के लिए आपके दिमाग से ये कॉन्सेप्ट सेट हो जाए, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे ए से बी, अब देखिए ए से बी गया 5 मीटर और बी से सी पर आया 3 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा कि अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे, डिस्प्लेसमेंट फिर से समझना बच्चा, डिस्प्लेसमेंट देखो, प्लस में गया 5 और माइनस में आया 3, तो रह गया 2 मीटर सिर्फ, क्योंकि स्ट्रेट पाथ हमें काउंट करना है, स्ट्रेट पाथ नहीं हुआ, क्योंकि डिस्टेंस कितनी होगी बेटा, डिस्टेंस होगी जाके देखिए 5 और +3, कोई मतलब नहीं, उसे डायरेक्शन लेने ही देना नहीं, क्यों, क्योंकि वो तो स्केलर क्वांटिटी है यार, तो कितना हो गया 8 मीटर, ठीक है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, वेरी इजी। अब बात करेंगे, यानी कि डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है बट डिस्टेंस 0 नहीं होगी। कब डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, व्हेन अ मूविंग ऑब्जेक्ट कम बैक फ्रॉम टू देयर इनिशियल पॉइंट्स, मतलब जहाँ से उसने शुरू किया वहीं पे वापस आ जाए, तो उस केस में डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। क्योंकि दो ही चीज़ें भाई, हमें मोशन को काउंट करने के लिए क्या चाहिए, मोशन क्या है, मोशन क्या है कि विद व्हेन ऑब्जेक्ट चेंज देयर पाथ विद रिस्पेक्ट टू टाइम, सॉरी चेंज देयर पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो टाइम में जब वो अपनी पाथ को चेंज करेगा तो दो ही तरीके से तो कर सकता है, या तो वो स्ट्रेट पाथ को पकड़ेगा, ए से बी जाएगा, मान लो ए से बी या तो बिल्कुल सीधा जाएगा, या थोड़ा मुड़ के जाएगा, या घूम फिर के जाएगा, मतलब कहने का कि वो दो ही तरीके से अपनी पोजीशन को चेंज करेगा, यानी या तो वो स्ट्रेट जाएगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, या फिर डिस्टेंस कवर करेगा। तो ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट में भी 0 बट डिस्टेंस नेवर भी 0, डिस्टेंस कभी 0 नहीं होगी। जरा सा भी खिसक गया तो समझ लो 0 का तो कंसेप्ट, मतलब डिस्टेंस के मामले में 0 कभी भी नहीं हो सकता। फिर डिस्प्लेसमेंट इज स्टार्टिंग पाथ एंड, ये क्या मैंने लिख दिया, डिस्प्लेसमेंट इज स्ट्रेट पाथ, अच्छा सॉरी, डिस्प्लेसमेंट जो है वो स्ट्रेट पाथ है, आपको बता ही चुका हूँ कि बिल्कुल सीधा रास्ता है, बिल्कुल स्ट्रेट, ठीक है, वो डिस्प्लेसमेंट होगा, जबकि ये तो सीधा नहीं हो सकता, ये थोड़ा कर्विकल भी हो सकता और सीधा भी हो सकता है, ठीक है। ये तो हो गई हम लोग की बात डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की। अब हम लोग बात करेंगे आगे, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात करेंगे, ठीक है। ये हटा दे रहे हैं बेटा सब, है ना। चलिए देखिए, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, जैसे इसके नाम से पता चल रहा है, यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, आप लोग स्कूल में जाते हैं यूनिफॉर्म में, तो यूनिफॉर्म का मतलब एक जैसा, एक समान, जबकि नॉन यूनिफॉर्म का मतलब होता है कि अलग अलग,
यानी अगर यूनिफॉर्म की हम डेफिनेशन देखें तो व्हेन अ मूविंग ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस in equal interval of time is called as uniform motion। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो अगर कवर कर रहा है इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है, इक्वल इंटरवल टाइम में जो है वो इक्वल डिस्टेंस को कवर कर रहा है, तो हम कहेंगे कि एक यूनिफॉर्म मोशन है। जैसे मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट ए से बी पर जाता है और बी से सी पर जाता है और सी से डी पर जाता है, ठीक है। तो यहाँ से इसने 2 सेकंड लिए, चलो 2 मिनट कर लेते हैं, 2 मिनट फिर 2 मिनट, क्योंकि इक्वल इंटरवल देखना है ना हमको, और 2 मिनट। डिस्टेंसेस कितनी कवर की? 5 मीटर, 5 मीटर और 5 मीटर। तो हम देख रहे हैं कि इक्वल इंटरवल टाइम में इक्वल डिस्टेंसेस को कवर कर रहा है, इसलिए हम इसको कहेंगे यूनिफॉर्म मोशन, राइट। जैसे अगर हम इसको ग्राफिकली देखें तो देखिए ग्राफिकली तो इसका पाथ कैसा आएगा? ऐसा आएगा। ये यूनिफॉर्म मोशन है, ये है डिस्टेंस कवर्ड और ये है टाइम। आप कहेंगे सर यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्यों नहीं इस्तेमाल करें, आप डिस्टेंस क्यों इस्तेमाल करें? तो बेसिकली मोशन को जब हम पढ़ते हैं तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन ही पढ़ रहे होते हैं, क्योंकि जब अभी हम लोग हाई स्टडीज़ में जाएंगे तो हम लोग मोशन इन मतलब डिस्टेंस को भी देखेंगे। तो डिस्टेंस को तब हम क्या करते हैं, छोटी छोटी डिस्टेंसेज में बांट लेते हैं इस तरह से। अगर हम बहुत छोटी डिस्टेंस लेंगे तो वो एक स्ट्रेट लाइन ही मानेंगे हम, मतलब बहुत ही छोटी इतनी सी डिस्टेंस ले ली हमने, जिसे बोलते हैं कि बिल्कुल ही बहुत ही माइनर टाइम में, तो हम उसको बिल्कुल छोटे से इसमें देखेंगे तो ये हम एक स्ट्रेट लाइन ही मानेंगे। तो बहुत सारी छोटी छोटी स्ट्रेट लाइन को जोड़कर हम डिस्प्लेसमेंट मतलब डिस्टेंस निकालते हैं। या आप इसमें डिफ्रेंशिएशन लगता है, कैलकुलस की कुछ कैलकुलेशन लगती हैं जो आप आगे पढ़ोगे, ठीक है, अभी आपकी ज़रूरत उसमें है नहीं। उसको तो उसे बोलते हैं इंस्टेंटेनियस डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। तो वो अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। फिलहाल आपको इतना समझना है कि यहाँ पर हम लोग जो मोशन स्ट्रेट लाइन के ही फॉर्मेशन में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये हमेशा स्ट्रेट लाइन आएगा। अब देखिए नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन देखिए नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन जैसे ये है, व्हेन अ मूविंग ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड एज यूनिफॉर्म मोशन। वैसे यहाँ पर क्या हो जाएगा कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्ड अनइक्वल, ठीक है ना, अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। क्या? इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। आपको डेफिनेशन बिल्कुल बेहतरीन रटी होनी चाहिए, मतलब जब तक आपको डेफिनेशन नहीं याद होगी आपका मज़ा नहीं है। आप जब डेफिनेशन याद होगी, क्लास में पूछा कट से आपने डेफिनेशन बोली, मतलब 3 इडियट वाला तो नहीं समझना कि 3 इडियट में वो कहता कि वो जो भी पूछता है वो डेफिनेशन के फॉर्म में बताता है, जो उसमें दूसरा वाला होता है उसका नाम क्या होता है, देखो रामालिंगम स्वामी है ना। तो वो तो ऐसा नहीं, आप समझना भी है, साथ में आपको डेफिनेशन याद होनी चाहिए। देखिए डेफिनेशन आपको बहुत कुछ बताती है। देखो डेफिनेशन से ही क्लियर हो रहा है कि व्हेन अ मूविंग ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो जाहिर सी बात है वो यूनिफॉर्म हो गया, एक जैसा हो गया। अब यहाँ पे क्या है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल इंटरवल, अनइक्वल आ गया यानी कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो गया इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। जैसे हम फिर वही लेते हैं ए बी सी और यहाँ पे डी। अभी देखो पहले 2 मिनट में ए से बी में उसने कवर की है 5 मीटर की दूरी, लेकिन अब की क्या हो गया, 10 मीटर दूरी तय कर ली। फिर क्या किया, 30 मीटर दूरी तय कर ली, ठीक है। तो देख रहे हो कि लेकिन टाइम 2 ही मिनट का हम लोग काउंट कर रहे हैं। ये यूनिफॉर्म है, टाइम यूनिफॉर्म है, लेकिन डिस्टेंसेस अलग अलग। देखो यहाँ पे ज़्यादा थी, यहाँ पे और बढ़ी, यहाँ पे बहुत बढ़ गई एकदम से, ठीक है। हम लोग अपने जो डेली रूटीन में हम चलते रहते हैं, हाँ इसके कुछ एग्जांपल देख लो। यूनिफॉर्म मोशन के एग्जांपल क्या है, जैसे हैंड्स ऑफ
हैंड्स ऑफ क्लॉक या वॉच, ठीक है। जो घड़ी की सुइयाँ होती हैं ऐसे, तो वो टिक 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 ऐसे, सॉरी उल्टा चला दिया, टिक 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 ऐसे करके चलती हैं, तो वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल टाइम पीरियड में कवर करती हैं। आपको पता है कि दो के बीच में जो है, दो के बीच में 30 डिग्री का एंगल होता है, तो वो 30 5 मिनट पे 30 डिग्री एंगल को कवर कर रही होती हैं, यानी कि वो इक्वल डिस्टेंसेस चल रही होती हैं। जैसे अर्थ है, तो अर्थ सन के अराउंड जो है मूव कर रही है, तो जाहिर सी बात है वो एक कांस्टेंट स्पीड से रेगुलरली मूव कर रही है, ठीक है। तो वो क्या है, यूनिफॉर्म मोशन में है। तो ज़्यादातर ऑब्जेक्ट्स यूनिफॉर्म मोशन में वो हैं जो नेचुरली मूव कर रहे हैं, या फिर उनका टाइम मतलब टाइम पीरियड इक्वल है। वो खैर मतलब हमने एग्जांपल आपको दे ही दिया। और नॉन यूनिफॉर्म में जो हम डेली मोशन करते हैं, जैसे हम लोग बाइक लेके चले या साइकिल लेके चले, तो क्या होगा, कहीं ब्रेक लगाना है, कहीं फिर तेज, कहीं रास्ता साफ है तो हम और रफ्ताते हुए जा रहे हैं। तो मतलब ऐसी कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन से करते हैं। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में ऐसा जरूरी नहीं कि हमेशा स्पीड बढ़ ही रही होती है, कई बार कम भी हो जाती है। मान लो हम बहुत कम स्लो कर दिए, तो क्या होगा, ये मान लीजिए वापस दो ही मीटर में चला, लास्ट के 2 मिनट में ट्रैफिक ज़्यादा था, 2 ही मीटर चल पाए, ठीक है। तो ये इस तरीके का मोशन क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहलाएगा, ठीक है। ऑलराइट, समझ में आया। चलिए आगे बढ़ेंगे। ग्राफिकली अगर समझेंगे तो मैं ग्राफिकली भी समझाता हूँ नॉन यूनिफॉर्म मोशन को। देखिए, नॉन यूनिफॉर्म मोशन को ग्राफिकली अगर समझेंगे तो कुछ इस तरह से आएगा, टाइम डिस्टेंस, तो कुछ ऐसा आएगा, कुछ कैसा भी हो सकता है, मतलब नॉन यूनिफॉर्म है तो नॉन यूनिफॉर्म ही है, राइट। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है, कम हो रही स्पीड, या ऐसा भी हो सकता है स्पीड ज़्यादा हो रही टाइम के हिसाब से, तो डिस्टेंस भी तेज़ी से कवर करेगा समय बढ़ने के साथ साथ, ठीक है। तो कुछ भी हो सकता है, ऐसा 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 कोई भी हो सकता है, ये सभी नॉन यूनिफॉर्म के, ठीक है। अच्छा, अभी हम आगे पढ़ेंगे, एक्सेलरेशन में भी ये ग्राफ आपको समझने पड़ेंगे। ठीक है, अब देखिए, ये तो हो गया हम लोगों ने डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट समझी, नॉन यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म समझा। अब हम लोग बात करेंगे दो और नए टर्म की, जिसमें है स्पीड। अच्छा, एक चीज़ और बता दूं, मैग्नीट्यूड तो मैं समझा ही चुका हूँ कि कैसे निकालेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का, ठीक है। और नेट वेलोसिटी, ठीक है, खैर वो अभी हम लोग बाद में बात करेंगे उसमें। ठीक है, अब हम लोग दो टर्म और समझेंगे, स्पीड एंड वेलोसिटी, ठीक है। तो जो संबंध डिस्टेंस डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में था, देखो संबंध की बात मैं कर रहा हूँ, सिमिलैरिटी इसमें संबंध में है आपस में, बाकी इसमें कोई मतलब दोनों एक दूसरे से रिलेट तो कर रहे हैं, लेकिन उनका वे अलग है, वो कुछ और है, ये कुछ और है। तो देखिए, स्पीड क्या है, स्पीड जो है डिस्टेंस, और ये वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट से रिलेट करती है, ठीक है। चलिए पहले हम लोग समझेंगे स्पीड। तो द रेशियो ऑफ डिस्टेंस एंड टाइम, क्या, डिस्टेंस एंड टाइम इज कॉल्ड एज स्पीड, ठीक है। तो जब डिस्टेंस आ गई तो जाहिर सी बात, डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस भी एक वेक्टर क्वांटिटी, टाइम भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो स्पीड क्या हो गई, स्पीड एक वेक्टर क्वांटिटी, ओ सॉरी स्केलर क्वांटिटी, सॉरी स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। स्केलर क्वांटिटी है स्पीड, ठीक है। वेयर एज वेलोसिटी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। तो ये वेलोसिटी क्या हो गई, वेलोसिटी क्या हो गई, वेक्टर क्वांटिटी, क्या हो गई, वेक्टर क्वांटिटी हो गई, ठीक है। अब स्पीड में आ जाते हैं वापस। देखिए, अगर हम एवरेज स्पीड की बात करें, एवरेज स्पीड, तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। जबकि वेलोसिटी की बात करेंगे, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, तो वो क्या होगी, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन, टाइम टेकन, ठीक है। टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। एवरेज स्पीड, देखिए एवरेज स्पीड क्या होगी, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, का मतलब ऐसे ही आप समझ जाओ कि जैसे मान लो ये
इतना, फिर इतना, फिर इतना, ऐसे चल रहा है। तो ये मान लीजिए 5, फिर ये चल गया 3, फिर ये चल गया 2, फिर ये चल गया 5, और ये टोटल टाइम उसने कितना ले लिया, मान लीजिए यहाँ पे 1 1 1 1, कुछ इस तरह से। तो हमें अगर एवरेज स्पीड निकालनी है, स्पीड को आप समझ ही गए होंगे कि स्पीड क्या है, डिस्टेंस जो एक यूनिट टाइम में जो डिस्टेंस कवर की जाएगी वही उसकी स्पीड है। मतलब अगर कोई डेफिनेशन पूछ ले स्पीड की, स्पीड क्या है, तो द डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड एज स्पीड। द डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड एज स्पीड। ठीक है, मतलब एक यूनिट टाइम पे दे दिया गया है, तो उसमें जो डिस्टेंस उसने कवर, यूनिट का मतलब 1 सेकेंड, एक आवर, 1 मिनट, 1 सेकेंड, जो भी है उसमें जो डिस्टेंस वो कवर कर रहा है वही उसकी स्पीड कहलाएगी। जैसे मान लो 10 किलोमीटर पर आवर, तो ये पर आवर मतलब 1 आवर में 10 किलोमीटर चल रहा है, तो इसकी स्पीड है। ठीक है, मान लो 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर ये हो गया पर सेकेंड, ठीक, तो भी यही इसकी स्पीड कहलाएगी। तो मतलब यहाँ पे पर होना चाहिए, चाहे वो सेकंड हो चाहे वो मिनट हो वगैरह वगैरह, तो ये स्पीड हो गई। जबकि डिस्प्लेसमेंट मतलब वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी है डिस्प्लेसमेंट इन यूनिट टाइम, मतलब जितना भी टाइम वो यूनिट ले रहा है, एक यूनिट तो आप समझ ही गए हो कि 1 आवर, 1 मिनट, 1 सेकेंड जो भी है, उसमें जो डिस्प्लेसमेंट उसकी हो रही है उसका रेशियो, मतलब जो उसकी डिस्प्लेसमेंट है वही उसकी वेलोसिटी कहलाएगी। ठीक है, अभी इसको और डिटेल में बताते हैं, चल चाहे बता ही रहे हैं यहाँ पे। तो देखिए मान लो इसकी बात करें तो 1 मिनट ले लिया, 1 मिनट ले लिया, 1 मिनट, 1 मिनट। तो अगर हम इसमें एवरेज स्पीड देखेंगे तो कितनी हो जाएगी, देखिए 5 3 8, 8 और 2 10 और 5 15, 15/4। ठीक है, ये इसकी एवरेज स्पीड हो गई। ये भी अब डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, मतलब वेलोसिटी थोड़ी खतरनाक है, आपको इसमें समझना पड़ेगा बेटा, ऐसे नहीं एकदम कर सकते हैं आप। तो देखिए मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट जो है ए से बी में गया, ठीक है, और बी से सी में गया, सी, बड़ी झन्नाटेदार बात है भाई, मज़ा आ गया। तो अब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट आपको पहले निकालना पड़ेगा। ये मान लीजिए 5, सॉरी ये मान लीजिए 3, 4 कर लो इसको, और ये है 3। ठीक है, अब आपको क्या करना है, और इसमें टोटल टाइम उसको लग रहा है कितना, यहाँ से यहाँ तक में 5 लग रहा है, और यहाँ से यहाँ तक में 1 मिनट, 2 मिनट लग रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक में 3 मिनट लग रहे हैं टाइम। ठीक है, अब देखिए ये मिनट, ये मिनट है, मिनट, और ये मीटर है। ठीक है, अब देखिए ये पहले डिस्प्लेसमेंट, तो ये इसको हम डिस्प्लेसमेंट, तो स्ट्रेट लाइन होता है, यानी ए से सी तक जाने में उसे जो डिस्प्लेसमेंट लगा वो कितना लगेगा। देखिए एक ट्रायंगल बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल, तो राइट एंगल ट्रायंगल में देखिए ये तो 4 हो गया, 4 का स्क्वायर, हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, 3 का स्क्वायर, तो ये हो गया 16 + 9 25, ए सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर, ए सी 25 का रूट यानी 5, तो ये 5, यानी उसकी जो डिस्प्लेसमेंट कितनी है वो 5 आई है। ठीक है, जबकि जो उसने टाइम कितना लिया वो भी 5 लिया है, तो कट गया, ये हो गया 1। जबकि इसी मामले में मैं आपसे पूछूं ये भाई डिस्टेंस कितनी होगी, ये हो गया मीटर पर मिनट, मीटर पर मिनट हो गया, क्योंकि मिनट हमने टाइम मिनट में ले रखा है। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि इसी में अगर हम पूछ लें आपसे कि वेलोसिटी स्पीड क्या होगी, तो स्पीड का मामला अलग हो जाएगा। स्पीड में क्या भाई 4 + 3 टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो कितना हो गया 7/5। देखिए अंतर, लेकिन हमेशा स्पीड भी बड़ी ही आएगी, किससे, या इक्वल आ सकती है, बड़ी आ सकती है, कभी भी वेलोसिटी से छोटी नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी, क्योंकि मैं बता चुका हूँ कि जब डिस्टेंस ऑलवेज ग्रेटर देन द डिस्प्लेसमेंट, तो स्पीड ऑलवेज ग्रेटर देन द वेलोसिटी। ठीक है, इक्वल हो सकती है लेकिन कभी भी से छोटी नहीं होगी स्पीड। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब आगे बढ़ेंगे। देखिए एक चीज़ और बताने की थी बहुत इंपॉर्टेंट, लेकिन शायद दिमाग से मेरे उतर चुकी है। क्या बता रहा था, ठीक है, खैर इतनी बातें जो आपने पढ़ ली हैं वो काफ़ी मतलब आपके लिए इम्पोर्टेंट है ही, और आप इसे समझ भी चुके होंगे। हाँ, एक और केस बता देता हूँ वेलोसिटी का। जैसे मान लीजिए ए से बी तक कोई ऑब्जेक्ट गया 5 किलोमीटर, और फिर वो वापस 2 किलोमीटर चला आया, तो अब आपसे पूछ लें वेलोसिटी क्या होगी इसकी। इसमें 5 यहाँ तक जाने में उसको लग रहे हैं 2 मिनट, और यहाँ तक आने में उसको लग गए हैं 1 मिनट, तो टोटल टाइम उसने कितना, ठीक है आवर कर लो यार, आवर कर लो, क्या देख पैदल जा रहा है बेचारा,
ठीक है, आवर कर लेते हैं, अब सही लग रहा। तो आपसे वेलोसिटी पूछ लें यहाँ पे, तो वेलोसिटी क्या होगी? वेलोसिटी देखिए मैंने बताया था कि वेलोसिटी डिपेंड ऑन डायरेक्शन, तो पहले तो डिस्प्लेसमेंट निकालो। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया इसका? डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट हो गया देखिए, इधर गया तो 5 किलोमीटर, फिर इधर आया तो माइनस हो जाएगा 2 किलोमीटर, तो नेट डिस्प्लेसमेंट 3 मीटर, 3 किलोमीटर। ठीक है, अब डिस्प्लेसमेंट जब आ गया तो हम यहाँ पे वेलोसिटी निकालेंगे। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट 3 आया, और टाइम कितना आया? डिस्प्लेसमेंट 3 आया और टाइम आपका आया 3, और 3 ही आया। 1 2 + 1 है ना, 2 ये गया 1 ये गया, तो 3 यानी 1 ही रह गया। ठीक है, तो 1 किलोमीटर/आवर। अच्छा एक चीज़ और, ये जो डिस्टेंस, ये जो वेलोसिटी होगी या डिस्प्लेसमेंट होगा वो निगेटिव भी हो सकता है भाई, समझ आया? वो निगेटिव भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। कौन सा? यहाँ पे मैं लिख देता हूँ भाई, डिस्प्लेसमेंट। देखो ये मेरा तरीका यही है, मज़ा आ ही रहा होगा आई थिंक, क्योंकि मैं डिटेल में बता रहा हूँ आपको। एक भी पॉइंट आपका इसमें से छूटेगा नहीं। अगर आपने लेक्चर 2 बार देख लिया तो समझ लीजिए आप मोशन को रौंद के आओगे। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट जो है वो निगेटिव भी हो सकता है भाई, निगेटिव भी हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस कभी भी निगेटिव नहीं होगी, नेवर, ऑलवेज पॉजिटिव। मे बी नेगेटिव, मे बी लिख दें, वरना आपको अगले सर ने नेगेटिव बता दिया। मे बी नेगेटिव, तो इसी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वेलोसिटी भी नेगेटिव हो सकती है, लेकिन कभी भी जो वो है स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं होगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, और कल फिर जो है हम आगे का टॉपिक आपको पढ़ाएंगे, और 2 या 3 लेक्चर में मैं इसको पूरा चैप्टर को ख़त्म करूँगा। कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल भी लगाऊंगा। अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और घंटी का बटन भी दबा दें। थैंक यू सो मच।